सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का नामांकन आज। प्रधानमंत्री समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। समर्थन करने वाले दलों के नेता भी होंगे साथ। राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार विपक्ष की उम्मीदवार। कांग्रेस समेत 17 दलों की बैठक में फैसला, दूसरे दलों से मांगा समर्थन। कांग्रेस की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार की अपील, 1 दिन की तनख्वाह दे कर्मचारी। मध्य प्रदेश में अब तक 21 किसानों ने की खुदकुशी। बिहार, ओडिशा में भी कर्ज माफी की मांग। भारत ने खारिज किया कुलभूषण जाधव के कबूलनामे का फर्जी वीडियो। कहा, प्रताड़ित करके जबरन दिलवाया गया बयान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित करने का बताया प्रयास। पीएसएलवी C-38 की उल्टी गिनती जारी। सुबह 9:29 पर होगा प्रक्षेपण। 31 उपग्रह एक साथ करेगा लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत सहयोगी दलों की नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेडी, टीआरएस, जेडीयू, एआईएडीएमके के दोनों गुट भी रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल में एनडीए के घटक दलों का मत प्रतिशत 48.6% से ज्यादा है। बीजेपी के मुताबिक रामनाथ कोविंद को 61% से ज्यादा वोट मिलना लगभग तय है। राष्ट्रपति का चुनाव 17 जुलाई को होना है और मतगणना 20 जुलाई को होगी। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका ऐलान किया। उनका सामना एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार तय करने के लिए गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें 17 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। I one and all the 17 political parties who met here today in the afternoon and have unanimously proposed the name of Shri Meera Kumar ji. बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे और भालचंद्र मुंगेकर के नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने गोपाल कृष्ण गांधी और प्रकाश अंबेडकर को उम्मीदवार बनाने का सुझाव दिया कि इस पर विचार करिए। ऐतिहासिक भूल नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत निर्णय हो गया है आप लोगों का कि अगर कोई इनसे बेहतर और इनसे ज्यादा योग्य कैंडिडेट आता है दलित समाज से तो वो सपोर्ट करेंगे। आज उन्होंने अपनी कंसेंट जो नाम आया उस पे दी। On a name where everybody agrees, we should choose that name, and the name on which everybody agreed without any hesitation whatsoever was Srimati Meera Kumar. आखिर में विपक्ष ने सर्वसम्मति से एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले मीरा कुमार को उतारने का फैसला लिया है। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। राजनीति में आने से पहले वो विदेश सेवा में रही हैं। उनका जन्म मार्च 1945 को पटना में हुआ था। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आइए सुनते हैं उम्मीदवारी पर मीरा कुमार ने क्या कहा। Based on the cherished values and principles and ideologies. These are social justice, inclusiveness. किसानों की कर्ज माफी और आत्महत्याओं का मामला बढ़ता ही जा रहा है।
महाराष्ट्र में किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों से मदद मांगी है। इस अपील के बाद शिवसेना ने सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से 1 महीने की सैलरी किसानों को देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच बिहार और ओडिशा में बीजेपी नेताओं ने किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की है। महाराष्ट्र के ठाणे में रक्षा मंत्रालय के भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। पुलिस के साथ झड़प में कई पुलिसकर्मी और किसान घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में आगजनी की। राज्य सरकार ने बातचीत के जरिए मामले का समाधान निकालने की बात कही। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ठाणे के कल्याण में किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पहले ठाणे बदलापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। बाद में गुस्साए किसानों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। शांति बन चुकी है और हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं, एक्स्ट्रा ऑफिसर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। अभी पूर्ण शांति है। हमारे कुछ ऑफिसर्स इंजर हुए हैं, गांव के कुछ लोगों को भी चोट आई थी, लेकिन ज्यादा इंजरी पुलिस के अधिकारियों को है। बट राइट नाउ सिचुएशन इज नॉर्मल, पीसफुल। झड़प में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया। आंदोलन में नेवली समेत करीब 17 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। हमारा तो ये है डेयरी फार्म है, जो कुछ हमारा रोजी रोटी चलता है खेती से चलता है। तो ये हमारी सरकार से ये कहना है कि ये प्लीज हमारा जो खेती का व्यवसाय चल रहा है वो ऐसे ही चलने दीजिए, नहीं तो ये शेतकरी का जो आंदोलन है और भी तीव्र हो सकता है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में हैं। अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेज दिया गया है। स्थानीय नेता भी हालात को सामान्य बनाने में जुटे हैं। नेवी वाले ने जमीन का कब्जा करने का शुरू कर दिया है और किसानों के दिल में एकदम बहुत उसके खिलाफ सब लोग हैं। इसके वजह से आज कुछ रास्ता रोको था सवेरे, और उसके वजह से ये सब झगड़ा हुआ है। आजादी के पहले का ये इशू है। इसे किसान जो है वो डिफेंस और राज्य सरकार ऐसी बैठक होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि किसानों पर अन्याय नहीं होने देंगे। मामला दूसरे विश्व युद्ध 1943 का है। तत्कालीन ठाणे जिलाधिकारी आदेश के जरिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत भूमि का अधिग्रहण हुआ। इस 1600 एकड़ अधिग्रहण की वैधता को किसानों ने बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी है। किसान कई सालों से इस भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने कल पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल में पेट्रोलिंग कर रहे भारतीय जवानों को निशाना बनाया। सीमा पार से आए घुसपैठियों की गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए और 1 घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में 1 घुसपैठिया मारा गया। उधर पुलवामा में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 3 आतंकवादियों को मार गिराया। बुधवार शाम आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था। काकापोरा के एक मकान में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इनमें आतंकी माजिद मीर भी शामिल है, जो लश्कर का बड़ा कमांडर था। दार्जिलिंग में जारी बेमियादी बंद 9वें दिन भी जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया। टीएमसी सरकार ने कहा है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक वहां से सुरक्षा बल वापस नहीं बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी में संपन्न सर्वदलीय बैठक में प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया। सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के शामिल नहीं होने के चलते बैठक में कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। बैठक के बाद सत्ताधारी टीएमसी ने कहा कि विपक्ष को साफ करना चाहिए कि वो अलग गोरखालैंड के पक्ष में है या खिलाफ। The mainstream political parties of the place, they should clarify, they should clear their stand, whether they are supporting GJMM movement, separate state, this anarchism, or they are in favor of United Bengal. गृह सचिव मलय डे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने कहा कि दार्जिलिंग की हालात सामान्य बनाने के लिए वो हर पक्ष से बातचीत करने को तैयार है। हालांकि सरकार ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से सुरक्षा बल हटाने की मांग को खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक सुरक्षा बल हटाने का सवाल नहीं उठता। State's decision will depend on the assessment of the situation. As they said, the state government cannot abdicate its constitutional duty. We have a constitutional obligation to maintain peace and order.
So it is our own assessment. It will depend on the situation. बीते दिनों कोलकाता हाईकोर्ट ने सरकार को दार्जिलिंग में हालात सामान्य बनाने की हिदायत दी थी, लेकिन बेमियादी बंद के 8वें दिन भी दार्जिलिंग में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कई इलाकों में केबल टीवी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बीते 5 दिनों से ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट सेवा ठप है। इस बीच पुलिस ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग और उनकी पत्नी पर हत्या, लूट और हिंसा फैलाने का केस दर्ज किया है। जीजीएम ने इस मुकदमे का विरोध करते हुए कहा कि सरकार दमन के जरिए हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। इस बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने भी अलग गोरखालैंड की मांग को समर्थन देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज सरोकार में बात करेंगे उस योजना की जिस पर कुछ हद तक भारत के भविष्य निर्माण का दारोमदार है। हम बात करने जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में शुरू किया। जो स्किल डेवलपमेंट में हमने प्रयास किए, वो प्रयास ज़्यादातर इंक्रीमेंटल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं रहे। अगर स्किल स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो एजुकेशन स्ट्रक्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। स्किल इंडिया सिर्फ सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये सबका कार्यक्रम है। सरकार का है, कॉर्पोरेट सेक्टर का है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है। हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसा हुनर है जिससे हमें नौकरी मिलेगी, जिससे हमें काम मिलेगा। हाउ टू गेट पीपल इज द मेन थिंग। हाउ इज द गवर्नमेंट गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड टू द पीपल, ताकि उनको मालूम रहे कि इतना यहाँ पे गैप है। एक डेटाबेस जनरेट करें, एक डिस्कशन और इंटीमेसी विद द इंडस्ट्री शुरू कीजिए, और वो जो है इंडिया इज द आईटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे खेल पत्रकारिता की। आप राज्यसभा टीवी में ये डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता ये कमर्शियल टीवी जो आजकल चल रहे हैं वो कोई इतना 1 घंटा का टाइम लगा देगा कि आप क्रिकेट डिस्कस मत कीजिए, आप ये चीज़ डिस्कस कीजिए। क्रिकेट डिप्लोमेसी को ऐसा किया गया कि अगर भारत और पाक को शांति करनी है तो शायद क्रिकेट की वजह से होगी, क्योंकि जो बिक रहा है वो दिख रहा है आपको। जो मीडिया में लोग हैं इमोशंस के साथ खेलना जानते हैं। हमें ये पता है कि नफरत को किस तरह से बेचनी है, हमें ये पता है कि मोहब्बत को किस तरह से उसका एडवांटेज लेना है। और मीडिया वही कर रहा है जो लोग चाहते हैं, और ये उन्माद जो है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की मैच पाता है। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं। उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया, और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर, उनका शहर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब की जमीन खरीद में घोटाले के आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मामले की गहराई से तफ्तीश की बात कही है। राज्य से बजट सत्र के दौरान मोहाली से विधायक बलबीर सिंह सिंधु ने इस मामले को उठाया।
उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग करते हुए जमीन को बाजार भाव के मुकाबले कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया है। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने मामले में जवाब देते हुए कहा कि ये सौदा राज्य की पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ था। दरअसल फतेहगढ़ साहिब जिले के झेरोहेड़ी गांव में एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदी गई थी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और आसियान मिलकर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल ये बात कही। उन्होंने भारत और आसियान के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आसियान भारत साझेदारी सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने के लिए लिए जा रहे फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 साल की धीमी रफ्तार के बाद भारत और आसियान के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि जमीन के साथ समुद्र और हाईवे मार्ग से संपर्क के साधन बढ़ाने की कोशिश हो रही है। After almost 2 years of slow growth, ASEAN-India trade is now back on track with an increase of 8% in 2016-17 and with India's exports to ASEAN having increased by almost 20% in 2016-17. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और आसियान समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लेकर साइबर अपराध इस क्षेत्र की अहम चुनौतियां हैं। Enhancing maritime cooperation and security has been an area of focus for both ASEAN and India. Combating drug abuse and drug trafficking remains a major challenge in the region. विदेश मंत्री ने भारत और आसियान के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर भी बात की। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले को लेकर नया वीडियो जारी किया है। भारत ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मनगढ़ंत बातों से सच्चाई नहीं बदल सकती। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान फर्जी वीडियो जारी करके जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास न करें। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि वो इस मामले को अदालत में उठाता रहेगा और उसे विश्वास है कि जाधव मामले में इंसाफ होगा। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर पिछले महीने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा दी थी। इस बीच कुलभूषण जाधव ने पाकिस्तान सेना प्रमुख के सामने दया याचिका लगाई है और पाकिस्तान की सैन्य अदालत की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा माफ करने की अपील की है। ये दावा पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन विभाग ने किया है। पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ईरान से अगवा किया था और उन पर जासूसी और आतंकी वारदातों का आरोप लगाते हुए मौत की सजा सुनाई है। भारत के साथ कुडनकुलम परमाणु प्लांट पर समझौते के बाद रूस अब और संभावनाएं तलाश रहा है। अगले चरण में वो भारत में और भी नाभिकीय प्लांट बनाने के इरादे में है। वो ऐसे राज्य की तलाश में है जो राजनीतिक तौर पर शांत हों और जमीन अधिग्रहण में वहां मुश्किलें ना आए। भारत के साथ परमाणु समझौते को रूस अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश में है। आधुनिक तकनीक के साथ रूस 6 और नाभिकीय प्लांट बनाने का प्रस्ताव रखने वाला है। इसमें आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसको शुरू करने का समय अब तक तय नहीं हुआ है। एटॉम स्टोरी एक्सपोर्ट भारत में परमाणु रिएक्टर लगाने वाले रोजाटॉम का हिस्सा है। इसी कंपनी के 2 रिएक्टर्स इस वक्त कुडानकुलम में चालू हैं। 2 पर काम शुरू होने वाला है, जबकि जुलाई में 2 रिएक्टर्स पर अनुबंध होने वाला है। Первый бетон на 3-й блок планируется закладывать буквально вот в конце июня, начале июля. भारत में सिविल परमाणु बाजार पर कई देशों की नजर है, लेकिन इस मामले में रूस और भारत के बीच जो भरोसा कायम है, उससे आने वाले दिनों में और ज्यादा सहयोग देखने को मिल सकता है। रूस का कहना है कि फिलहाल वह 42 नए प्रोजेक्टों पे एक साथ काम कर रहा है और जिस तरह से रूस का परमाणु ऊर्जा व्यापार बढ़ रहा है, वैसे में संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि रूस आगे आने वाले दिनों में रक्षा उद्योग से भी परमाणु उद्योग में आगे बढ़ जाएगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन MS सुरेश के साथ मॉस्को से अखिलेश सुमन।
अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले इस सौदे को काफी अहम माना जा रहा है। सौदे की राशि 2 से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होगी। प्रेडेटर गार्जियन यूएवी प्रेडेटर बी का एक संस्करण है जो व्यापक क्षेत्र के अलावा समुद्री तटों की निगरानी के काम में आता है। ये ड्रोन 27 घंटे तक हवा में रह सकता है और 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये सौदा भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को एक अलग मुकाम पर ले जाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 26 जून को व्हाइट हाउस में पहली बार मुलाकात करेंगे। इसरो आज कार्टोसैट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। सुबह 9:29 पर इसका प्रक्षेपण होगा। इसके लिए कल से 28 घंटे की उल्टी गिनती जारी है। इसे PSLV-C-38 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कार्टोसैट 2E इस मिशन का प्रमुख उपग्रह है। अंतरिक्ष में भारत के जटिल मैपिंग उपग्रहों की सीरीज में ये छठा उपग्रह है। कार्टोसैट 2E एक दूर संवेदी उपग्रह है जिसमें सभी 7 रंगों के प्रकाश के प्रति संवेदनशील और बहुक्षेत्रीय कैमरा लगे हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। कार्टोसैट का वजन 712 किलो है। कार्टोसैट 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। PSLV अपने साथ 30 नैनो उपग्रह भी ले जाएगा। इनमें 14 देशों के 29 और भारत का एक सैटेलाइट है। कार्टोसैट 2 श्रृंखला के उपग्रहों से जुटाए गए आंकड़े शहरी और ग्रामीण योजना तैयार करने, तटीय क्षेत्रों के भूमि उपयोग नियमन, सड़क नेटवर्क की निगरानी और भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोगों में सहायक होंगे। चीनी नागरिकों के लिए वीजा की मौजूदा उदार नीति की पाकिस्तान समीक्षा करेगा। पाकिस्तान में व्यापार वीजा पर आए चीन के 2 पादरियों की हत्या के बाद गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने यह ऐलान किया। चीन के नागरिकों ली जिंगयांग और मेंग ली सी का बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में 24 मई को अज्ञात लोगों ने अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि वीजा के दुरुपयोग को रोकने के लिए वो उदार नीति को सख्त बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इसके लिए दस्तावेजों की सख्त जांच करेगा, जिसमें चीनी नागरिकों को बिजनेस वीजा और आवागमन वीजा निमंत्रण पत्र के आधार पर ही जारी किया जाएगा, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से अनुमोदित होगा। अफगानिस्तान के लश्करगाह में हुए बम धमाके में 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। विस्फोट एक बैंक के पास हुआ। गवर्नर उमर ज़्वाक ने बताया कि घायलों में सैनिक और नागरिक शामिल हैं। हमला उस वक्त हुआ जब बैंक में नागरिक और पुलिस जवान तनख्वाह के लिए कतार में खड़े थे। ईद की तैयारी के लिए लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले कुछ महीनों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान में कई बड़े हमले किए हैं। और बात खेलों की। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। साइना नेहवाल, PV सिंधु, के श्रीकांत और बी साई प्रणीत टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल ने इंडोनेशिया की सोनिया चिया और PV सिंधु ने चीन की चेन जियाओ शिन को हराया। पुरुष एकल के दूसरे राउंड में प्रणीत ने चीन के हुआंग को 21-15, 18-21, 21-13 से मात दी। एक अलग मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत ने दक्षिण कोरिया के सोन वान हो को 15-21, 21-13, 21-13 से हराया। भारत हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल से बाहर हो गया है। कल हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया ने भारत को 2-3 से हरा दिया। इसी के साथ मलेशिया ने भारत में अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कड़े मुकाबले में भारत ने 7 पेनल्टी कॉर्नर गंवाए, जिसमें से 3 का मलेशिया ने फायदा उठाकर गोल दागे। भारत के लिए गोल रमनदीप सिंह ने किया। अब मलेशियाई टीम शनिवार को होने वाले सेमीफाइनल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी। अर्जेंटीना ने इस मैच से पहले क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को मात दी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी अक्सर बीमारियों की जड़ बन जाती है। ऐसे में छोटी सी सावधानी बरतने से इनसे बचा जा सकता है। संसद में राज्यसभा सचिवालय में इस अभ्यास के बारे में जानकारी दी गई। दिल्ली के मोरारजी देसाई संस्थान के योग प्रशिक्षकों ने राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों को सेहत के गुर बताए। योगा मतलब क्या है? यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड। बॉडी एंड माइंड को क्यों यूनियन करना? एग्जाम्पल, आप नॉर्मल चीज़ में आप ड्राइविंग करते हैं,
तो सब आप बॉडी और माइंड कंसर्न करेंगे, सब गाड़ी चल पाएंगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा ही योगा में बॉडी और माइंड को ठीक रखने से हम हेल्थी रहेंगे। प्रशिक्षण के दौरान सवाल जवाब भी हुए। राज्यसभा के सचिव डीबी सिंह ने इस मौके पर बेहतर सेहत की सीख दी। दिस इज ए वेरी वेलकम स्टेप बाय आवर वेलफेयर यूनिट and it is intended for the well-being of the office goers. We all, because of the lifestyle problems, we are suffering from various ailment. कार्यक्रम का आयोजन राज्यसभा सचिवालय की वेलफेयर यूनिट ने किया था। योग दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का नामांकन आज। प्रधानमंत्री समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। समर्थन करने वाले दलों के नेता भी होंगे साथ। राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार विपक्ष की उम्मीदवार। कांग्रेस समेत 17 दलों की बैठक में फैसला, दूसरे दलों से मांगा समर्थन। किसानों की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार की अपील, 1 दिन की तनख्वाह दे कर्मचारी। मध्य प्रदेश में अब तक 21 किसानों ने की खुदकुशी। बिहार, ओडिशा में भी कर्ज माफी की मांग। भारत ने खारिज किया कुलभूषण जाधव की कबूलनामे का फर्जी वीडियो, कहा प्रताड़ित करके जबरन दिलवाया गया बयान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित करने का बताया प्रयास। PSLV C-38 की उल्टी गिनती जारी। सुबह 9:29 पर होगा प्रक्षेपण। 31 उपग्रह एक साथ करेगा लॉन्च। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।